हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, फंडामेंटल्स के अंदर। तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा द चेंजिंग रोल ऑफ हॉस्पिटल। तो भाई जो हॉस्पिटल के अंदर जो बदलाव की भूमिका होती है वो क्या क्या होती है, किन किन चीजों में बदलाव हो जाता है। सबसे पहले क्योरेटिव और प्रिवेंटिव। तो जो बदलाव की जो चीजें होती है, क्योर करने की जो चीजें होती है, उनमें उनमें बदलाव हो सकता है। अभी पेशेंट की आउट पेशेंट एंड होम केयर में बदलाव हो सकता है, ठीक है। तो जो ओपीडी हमारी होती हैं, और अक्यूट और क्रॉनिक इलनेस है, यानी कि बीमारी की शुरुआत और बहुत लंबी जो बीमारी चलती है, उनकी उनकी चीजों में बदलाव हो सकता है। तीसरी यानी कि तीसरी और दूसरी जो केयर होती है, प्राइमरी हेल्थ केयर होती है, उनमें भी बदलाव हो सकता है। और इसमें इंपॉर्टेंस बताइए, इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन से होते हैं हमारे इसके अंदर जो फंक्शन करते हैं। भाई जो हॉस्पिटल की में का जो भूमिका होती है, उसमें जो चेंजिंग आती है, उसमें इंपॉर्टेंट चीज कौन सी होती है जिसकी वजह से चेंज करनी पड़ जाती है। तो इसमें सबसे पहले जो चेंजेज आता है हमारा इम्प्रूव्ड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशियो सामाजिक और हमारी जो आर्थिक स्थिति होती है, उसकी वजह से चीजें जो है चेंज करती है, इंप्रूव होती हैं। इंक्रीज हेल्थ अवेयरनेस, ठीक है, जो हमारी अवेयरनेस यानी कि जागरूकता बढ़ती है स्वास्थ्य के बारे में, तो उसमें भी जो है हमारी चेंजेस जो है वो आते हैं। इंप्रूव होते हैं ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन। अगर सुविधाएं ज्यादा बढ़ जाए, बातचीत के साधन ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसमें भी इंप्रूवमेंट होता है हमारी हॉस्पिटल के अंदर। और इसमें रैपिड जो हमारा जैसे कि एडवांसमेंट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगर हम एडवांस चलते हैं किसी भी चीज को तेजी से एडवांस आगे बढ़ने वाली जो हमारी मेडिकल साइंस और टेक्नोलॉजी है, तो वो भी हमारी क्या करती है, इंप्रूवमेंट कराती है हमारे हॉस्पिटल्स चेंजिंग के अंदर। तो बहुत सारे चेंजिंग आते हैं, जब अच्छी अच्छी चीजें लागू होती चली जाती है तो चेंज होता चला जाता है चीजों के अंदर। और पॉपुलेशन डिमांडिंग मोर हॉस्पिटल्स बेड्स, और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हॉस्पिटल के अंदर बेड की डिमांड्स भी बढ़ती जाएगी। और गवर्नमेंट ड्यूटी ऑफ द प्रोवाइड हेल्थ केयर टू इट्स सिटीजन। तो गवर्नमेंट जो है वो ड्यूटी प्रोवाइड करवाती है, हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है शहरी शहरी लोगों को, यानी कि सिटीजन को, सब लोगों को, ठीक है। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे, जो कि हमारा जो हॉस्पिटल्स के अंदर जो भूमिका है वो हमारी चेंज होती रहती है। और चेंज होने में इंप्रूवमेंट होता है, चीजों से इंप्रूवमेंट भी होता है, और कुछ हम गलत चीजें लागू होती है तो उससे गलत भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सारी चीजें जो है इंप्रूवमेंट के लिए दी गई है। यही फैक्टर जो इंप्रूवमेंट के लिए भी होते हैं, और यही चीजें अगर ना हो तो ये डिस्क्रीजिंग भी इसके अंदर आ जाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो ये हमारा आ जाता है क्लासिफिकेशंस ऑफ हॉस्पिटल। तो इसमें हमारा जो हॉस्पिटल होता है उसमें क्लासिफिकेशंस किया जाता है, तो उसमें कुछ बेस्ड होते हैं हमारे डिफरेंट क्राइटेरियाज भी हमारे इसके अंदर पाए जाते हैं। तो डिफरेंट क्राइटेरिया के अंदर कौन कौन सा वर्गीकरण हमारा किया गया है। तो सबसे पहले इसमें साइज और बेड कैपेसिटी आ जाती है कि कितने साइज के हॉस्पिटल में कितने बेड आने की कैपेसिटी रहती है। तो इसमें साइज ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड द डिटरमाइंस बाय द नंबर ऑफ बेड इज इट हैज। तो इसमें बताया गया है कि जितना साइज होगा इंस्टीट्यूशन का, उतना ही हमारे नंबर ऑफ बेड आ जाएंगे उसके अंदर। जैसे कि स्मॉल हॉस्पिटल है, स्मॉल हॉस्पिटल की कैपेसिटी होती है 100 से कम बेड उसमें आ सकते हैं। तो मीडियम साइज हॉस्पिटल जो होता है उसमें हमारे आ जाते हैं 100 से 300 बेड उसके अंदर आ जाएंगे। लार्ज हॉस्पिटल जो होता है उसकी कैपेसिटी होती है 300 से 1000 बेड उसके अंदर आ जाएंगे। तो स्मॉल, मीडियम और लार्ज हॉस्पिटल के नाम से जाने जाएंगे। तो नेक्स्ट इसमें जो बेसिस जो हमारी हेल्थ कमेटी की जो रिपोर्ट है उन्होंने रेकमेंड किया और क्लासीफाई किया भी हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग जो बेड की स्ट्रेंथ के बारे में। तो उन्होंने कहा कि टीचिंग हॉस्पिटल जो होगा उसकी बेड की स्ट्रेंथ जो है 500 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि उस पर जो टीचिंग का यानी कि जो सिखाया जाएगा, जो बच्चों को सिखाया जाता है या हमारे स्टाफ को सिखाई जाती है जो चीजें, जहाँ ट्रेनिंग भी दी जाती है साथ में, तो वहां पर हमारा 500 बेड से ज्यादा होना चाहिए, ताकि अच्छे से सीख सके, ज्यादा से ज्यादा पेशेंट वहां पर आ सके, ठीक है। और रेफरल हॉस्पिटल के अंदर या डिस्ट्रिक्ट बेस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है हमारा, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हॉस्पिटल होते हैं, तो 200 से 300 बेड की स्ट्रेंथ का तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी होना चाहिए। तालुका के हिसाब से हमारा जो होता है, नगर के हिसाब से, तो वो भी हमारा 50 से 200 की स्ट्रेंथ का हॉस्पिटल होना चाहिए। मतलब ये रिकमेंडेड जो है ये हमारा कमेटी के द्वारा किया गया था कि भाई हमें ये तो होना ही चाहिए। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यानी कि जो सीएचसी होती है उसमें 30 से 50 बेड की तो हमारी सीएचसी भी होनी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो भी बीमार हो उनको अच्छे तरीके से जगह मिल सके इलाज कराने के लिए। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन था हॉस्पिटल का। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है इसमें। तो भाई अब हम देखेंगे फिलोसफी ऑफ हॉस्पिसिस केयर। तो इसमें भाई क्या फिलोसफी हॉस्पिसिस केयर की। तो हॉस्पिसिस से हम बेसिकली बोलते हैं जैसे कि एक धर्मशाला हो जाती है ना, उसको हॉस्पिसिस केयर बोलते हैं। तो वो फिलोसफी हम देखेंगे इसमें क्या होती है, क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं। इसमें असिस्ट विद साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स जो है वो इसमें देखी जाती है। इनमें जो है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सारी की सारी प्रॉब्लम्स पे ध्यान दिया जाता है। दूसरा, इसमें फैमिली ओरिएंटेड अप्रोच इसमें होती है, ठीक है। तो परिवार से संबंधित सारी चीजें इसमें होती हैं। एलिवेटिंग से पेन, बढ़ता हुआ जो पेन है या उसके साइन और सिम्टम्स हैं या उनके एडवांस स्टेज है और बीमारी, उसके बारे में भी ध्यान दिया जाता है। कौन सी बीमारी बढ़ रही है, क्या स्टेज है, क्या सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, दर्द है तो किस वजह से है। और इसमें प्रोफेशनल और वॉलंटरी जो सेवाएं होती हैं, यानी कि अपने आप से दी जाने वाली जो सेवाएं होती हैं, इंडिविजुअल्स की जो एक पर्सन की जो जरूरत होती है उस पर काम किया जाता है,
ठीक है। तो इसमें हमारा क्लाइंट्स जो होते हैं उसमें कंफर्टेबल एंड पॉसिबल क्लाइंट ऑफ मेकिंग, तो इसमें जो पेशेंट होता है उसको कंफर्ट भी रखा जाता है, जितनी भी पॉसिबिलिटी होती है उसको कंफर्ट रखने की कोशिश की जाती है, कंफर्टेबल रखने की। तो हॉस्पिस जो है हमारी धर्मशाला को बोला जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ हॉस्पिस केयर। तो इसमें वही सिद्धांत देखेंगे हम हॉस्पिस केयर के अंदर क्या क्या सिद्धांत पे काम होता है। तो इसमें सिद्धांत होते हैं भाई, इसमें फिजिकल कंफर्ट प्रोवाइड करा जाता है सबसे पहले। तो वो हर एक जगह पे, जैसे कि कहीं भी हॉस्पिटल भी होता है तो फिजिकल कंफर्ट तो प्रोवाइड कराया जाता है। तो इसमें साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जाती है, अगर कोई समस्या तो उसको समझाया जाता है। दूसरा, क्लाइंट की जो एबिलिटी है और जो पार्टिसिपेट है लाइफ के प्रति, वो एबिलिटी उसको सिखाई जाती है कि भी आपको जीवन, अपने जो जीवन है, जो आपकी लाइफ है उसमें अच्छे से किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराया जाता है, एम्फेसाइज द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑन द डेली बेसिस रेदर देन लॉन्गेविटी। तो इसमें जो है सिद्धांत ये बताया जाता है कि जरूरी नहीं है कि आपकी लाइफ लंबी नहीं होनी चाहिए, आपकी लाइफ की क्वालिटी होनी चाहिए, यानी कि जीवन चाहे छोटा हो पर बहुत अच्छा जीवन हो। ठीक है। तो ये बताया जाता है कि उम्र लंबी ना हो करके आप अच्छा जीवन जिए। अगर उम्र लंबी है तो हम उसको कम तो नहीं कर सकते, बट हमने ये नहीं सोचना कि हमने ज्यादा जीना, हमने ये सोचना है कि हमने अच्छा जीवन कैसे जीना है। तो इसमें जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो ज्यादा बताया गया है। तो इन्होंने ये प्रोवाइड करते हैं, इंश्योर देते हैं पेशेंट क्लाइंट को और उसकी फैमिली को कि विल नॉट बी अलोन इज ए मोमेंट ऑफ क्राइसिस, कि भाई आप अकेले नहीं हो मुसीबत के समय में, क्राइसिस के समय में, यानी कि आप पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं। ठीक है। तो ये प्रोवाइड करते हैं इन्वायरमेंट दैट परमिट द क्लाइंट रिटर्न टू हिज ओन शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। तो ये प्रोवाइड करते हैं, ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, परमिट भी देते हैं कि भाई आप जो है आपकी लाइफ में जो डेली रूटीन की जो एक्टिविटी है, डेली लिविंग की जो एक्टिविटीज का जो शेड्यूल है उसमें आप वापस आ जाएं। तो इस चीज के लिए परमिशन देते हैं। और इंकरेज करते हैं क्लाइंट को कि सराउंडेड बाय द फैमिली के जैसा जो माहौल होता है ना लोगों का, तो आप लोगों से मिलो और एक परिवार की तरह रहने की कोशिश करें, इस चीज के लिए वो बढ़ावा देते हैं। प्रोवाइड करते हैं वो हमारा असेसमेंट ऑफ चेंजिंग नीड। तो वो सारे के सारे जो है चेंजिंग, जो भी चीज की बदलाव की जरूरत होती है तो ऐसे इस तरीके का असेसमेंट करते हैं कि जहां बदलाव की जरूरत होती है वहां पर बदलाव हो सके। नेक्स्ट, ये फैसिलिटी ऑफ द ग्रेविंग ऑफ क्लाइंट ऑफ फैमिली, और परिवार को और हर तरीके की फैसिलिटी और सुख सुविधाएं देने पे भी काम करते हैं। दूसरा, ये जो हमारे क्लाइंट होते हैं इनको प्रोवाइड करते हैं एविडेंस ऑफ फैमिली फ्रेंड्स एंड स्टाफ केयर अबाउट व्हाट द क्लाइंट थिंक एंड फील। तो ये सारे के सारे एविडेंस भी प्रोवाइड करते हैं परिवार, उसके परिवार को, उसके फ्रेंड्स को, कि भाई जो क्लाइंट्स है वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, किस तरीके से आपके बारे में फील कर रहा है। ठीक है। और क्या प्रोवाइड कर रहे हैं ये क्लाइंट विद द अपॉर्चुनिटी ऑफ वी डाई विद द डिग्निटी एंड फैमिलियर ऑफ द क्राइसिस ऑफ सराउंडिंग। तो ये क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट को ऐसी अपॉर्चुनिटी कि वो आरामदायक स्थिति में मर सके। ठीक है। यानी कि जब वो उसकी डेथ नजदीक है, वो मरे तो उसका परिवार उसके साथ हो, उसके चारों तरफ उसके परिवार वाले हो जिनको चाहता है, जो उसकी आखिरी इच्छा है, जो उसके मन में है। ठीक है। तो वो सारी की सारी जो फैसिलिटीज है वो भी प्रोवाइड करता है कि मरने वाले को पूरे पूरे उसके परिवार के साथ रहने दिया जाए। तो इस तरीके के जो सिद्धांत होते हैं वो हॉस्पिस केयर के अंदर बनाए जाते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम। तो वही नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हॉस्पिस प्रोग्राम। तो ये हमारे हॉस्पिस प्रोग्राम है, धर्मशाला के अंदर होने वाले जो प्रोग्राम, उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं कि क्या विशेषताएं होती है इनकी काम करने की। तो इन्होंने बताया है कोऑर्डिनेशन ऑफ होम एंड इंस्टीट्यूशन केयर। तो सबसे पहले ये हमारी होम और इंस्टीट्यूशन यानी कि संस्था और घर के अंदर कोऑर्डिनेट यानी कि एक दूसरे में समन्वय स्थापित करने का काम करते हैं। दूसरा, क्लाइंट और फैमिली से कंसिडरेट एज ए यूनिट। तो ये कहते हैं कि जो एक फैमिली है और जो क्लाइंट है उस वो एक यूनिट की तरह है, यानी कि एक ही यूनिट की तरह काम करते हैं, यानी कि एक ही यूनिट में रहते हैं, एक ही जैसे हैं सब। ठीक है। वो अवेलेबिलिटी करते हैं फिजिशियंस की हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए, फिजिशियन भी प्रोवाइड करते हैं कि फिजिशियन जो होता है वो वर्क करे, वो उनकी हेल्थ का ध्यान रखे और उनकी जैसे कि एक्सरसाइज है या बॉडी में होने वाले जो चेंजेस है उनका ध्यान दे। और केयर प्रोवाइड करते हैं हमारे इंटरडिसिप्लिनरी टीम जो होती है वो हमारी सारी की सारी केयर प्रोवाइड करती है, डिसिप्लिन का हिस्सा बनाती है उनको, और कंट्रोल करते हैं सारे के सारे सिम्टम, जो दर्द के जितने भी सिम्टम होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ केयर 24 आवर डे। और ये जो है 24 घंटे, दिन के जो 24 घंटे होते हैं केयर के लिए अवेलेबल रहते हैं ये। ठीक है। तो ये इनकी हॉस्पिस प्रोग्राम की विशेषताएं हमारी होती हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई इसमें हमारी हो जाती है फॉलो अप केयर ऑफ द ब्रिव्स फैमिली। तो ये हमारी जो फैमिलीज होती है, परिवार होती है, उनकी सारी की सारी केयर जो है फॉलो की जाती है। दूसरा, हमारा जो इसमें ओपन कम्युनिकेशन किया जाता है बिटवीन स्टाफ और वॉलंटियर्स, क्लाइंट एंड फैमिली। परिवार है जो क्लाइंट्स यानी कि जो पेशेंट है और जिसका परिवार है उसके साथ और स्टाफ के बीच में ओपन कम्युनिकेशन होता है, खुल के बात करते हैं, सारी प्रॉब्लम्स जो है
वो उसके अंदर पूछी जाती हैं और बताई जाती हैं। तो ये थी हमारे हॉस्पिसिस जो होते हैं उसमें जो स्पेशल प्रोग्राम होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक यानी कि जो विशेषताएं होती हैं उनके बारे में हमने बात की इसमें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।